साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट। साथियों अभी आपने देखा है कि अभी हाल में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं देश के अंदर, जो हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र चल रहा है, लोगों को गुमराह करने का, लोगों की समस्याओं पर ध्यान ना देकर उनकी समस्याओं के समाधान पे काम ना करके हर चीज को जाति धर्म की तरफ मोड़ देना। इससे समाज को क्या नुकसान हो रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, और ये दो घटनाओं का असर सोसाइटी में किस लेवल तक जाएगा और उसका क्या असर होगा, आज मैं इस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सोसाइटी के बहुत सारे मुद्दों को मैंने देखा है, हर जाति धर्म के लोगों से मिलता हूँ, मैंने बहुत सारे सोशल इश्यूज देखे हैं। सोसाइटी की जाति की जड़ों को, उनके असर को मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है, देखा है, और कई काम भी हुए, उससे सोशल बदलाव भी आए। तो अभी जो घटना हुई, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर B.R. गवई, उन पर जूता फेंकने वाली घटना, और एक जो IAPS ऑफिसर थे अभी जो वाई पूरन कुमार, उनका सुसाइड करना। देखो, एक बंदा चीफ जस्टिस बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मतलब जो बंदा एक तरह से पूरे देश का सबसे बड़ा जज हो गया, न्यायपालिका का मुखिया हो गया, उस पर जूता फेंकना छोटी घटना नहीं है। और ये जूता फेंकने के पीछे ठीक है केस डिसमिस होते हैं, खूब होते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन चीजों को रंग देने के लिए हर जगह जाति धर्म का सहारा लेना, ये एक बहुत गहरा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में एक जाति विशेष जो धर्म की ठेकेदार है, उसका हमेशा ही ये बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जहां तक मैंने समझा है, इस जाति के लोग कहीं भी चले जाओ, आप कभी भी देख लेना, वो कभी भी, क्योंकि उनका 3000 साल तक शिक्षा उन्हीं को मिली थी, अधिकार उन्हीं को था, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, लोग उनके पैरों के हाथ लगाने लग गए, उनको बिना कमाए पैसा मिलने लग गया, बिना मेहनत के पैसा मिलने लग गया, लोग घर में किसी भी हालत में उनके पैरों के हाथ लगाए, तो उनके अंदर इतना वो आ गया, और उन्होंने ताकत षड्यंत्र रच रच के अलग अलग तरीके से लोगों को भ्रमित करके हर चीज पे कब्जा कर लिया। और जब भी ताकत और सत्ता पे कब्जा होता है और वो बंदा नियत से ईमानदार नहीं है, तो वो बंदा हमेशा खतरनाक काम करेगा, वो ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा जिससे उसकी ताकत और सत्ता बची रहे कैसे। तो यही हमारे देश में चारों तरफ से हो रहा है। अब जैसे जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी का पॉलिसी देखें, RSS की पॉलिसी देखें, ये अपने आप को कितने बड़े देशभक्त कह ले। मैंने RSS के खूब पुराने RSS के लोगों से मिला हूँ, सारे देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन असली अगर इनका इतिहास देखा जाए तो इनकी जो पॉलिसी रही शुरू से, इनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है, उसी से बीजेपी निकली है। तो बीजेपी में भी उसी तरह के लोग हैं, जब भाई उनकी जैसा माँ होगी वैसा बेटा होगा, तो जहां से संस्कार मिले, इनको ट्रेनिंग मिले, उस तरह के लोग निकलेंगे। तो इनका जो जो इतिहास रहा है कि बात देशभक्ति करो, लेकिन ओवरऑल जो इंटेंशन होनी चाहिए, वो इनकी इंटेंशन है हमेशा कब्जा करना, दंगे फसाद करवाना, हिंदू मुसलमान करना, यानी किसी भी तरीके से अपनी मतलब नेतागिरी, सत्ता, ताकत को हासिल करने के तरीके देखना। अब जो नैतिकता की बात करते थे, आप मोदी को ही देख लो, सत्ता में नहीं आए थे जब अलग बात थी, अटल बिहारी के टाइम अलग था जब तो ज्वाइंट सरकार थी, अब सत्ता में आते इन्होंने अपना रंग दिखा दी ना, ईमानदारी, देशभक्ति। मोदी कैसे कैसे बात करता था, लोगों को ये लगता था इसकी माँ जारी कितनी ईमानदार है, और तो इसके उसमें पागल बन गई, देश की सौगंध मिट्टी नहीं बिकने दूंगा, जितने झूठे जो वादे करे थे, आज सारे उससे उल्टे काम किए जा रहे हैं। और शर्म नाम की चीज खत्म हो गई। RSS जो अपने आप को देशभक्त संगठन कहता है, बोलो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, संगठन का रजिस्ट्रेशन कहीं है ही नहीं, और इनके पास जो झंडेलवाला में जो ऑफिस बनाया है, वो 7 स्टार ऑफिस बनाया, उसके लिए इतना सारा पैसा कहाँ से है। उसमें कहते हैं ना, 300 से 400 करोड़ रुपए लगा था, तो ये तो पैसे लेते नहीं, तो 400 करोड़ रुपए कहाँ से है। इस पर ED कोई भी नहीं बोले, क्योंकि सरकार है भैया, ये अपने लोगों को बचा करके नहीं। ऐसे बीजेपी का जो हेड ऑफिस बना हुआ दिल्ली में, नई दिल्ली स्टेशन के पास पड़ता है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, वो भी 5 स्टार ऑफिस की तरह है, सारी फैसिलिटी, उसका भी प्रोजेक्ट लगभग 700 करोड़ का बताया। हर स्टेट में इनके ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन गई, RSS के बन गए, कहाँ से आ रहा है पैसा। तो इनकी मानसिकता किसी भी तरीके से सत्ता पैसा ताकत, सत्ता पैसा ताकत चाहिए, दिखावा में देशभक्ति करते रहे। अभी जो ये घटना घटी है, हिंदू मुसलमान पहले कभी नहीं होता था इतना, हर मुद्दे पे हिंदू मुसलमान, हर मुद्दे पे हिंदू मुसलमान, लोग नौकरी मांगे तो हिंदू मुसलमान की तरह घटना करवा दो। तो मुद्दे को भटकाने के लिए हर चीज को धर्म से कर दो। धर्म से भैया काम तो चलने में, यूथ है, बच्चा है, उसको नौकरी चाहिए भैया, धर्म से तो उसका नौकरी मिलेगी, उसको सैलरी जब आएगी जब उसको रोजगार मिलेगा, उस पर काम नहीं करना, महंगाई को रोकना नहीं करना। अलग अलग तरीके से इन्होंने लोगों को कमजोर करने के लिए साजिश रच के कमजोर कर दिया। कमजोर और डरे बंदे पर राज करना सबसे आसान होता है। उसी साजिश का नतीजा है कि जो लोग कुछ मांगे तो उनको भैया अलग अलग तरीके से मतलब कि बेवकूफ बनाना।
यही सीजीआई पे जो हमला होने की जो बात है, ये हमला एक व्यक्ति पर नहीं है, एक समाज पर है। यानी इनकी जो मानसिकता है, वो जो वकील था वो भैया ब्राह्मण जाति से आता है। अब मैंने देखा कि वहां पर मीडिया वाले खड़े हैं, सीजीआई के समर्थन में 5 वकील खड़े होते हैं और उस वकील के समर्थन में कितने सारे लोग आ गए। तो सोचो उस लेवल पे जाकर भी कितना खतरनाक खेल है। यानी क्योंकि जुडिशरी में सारे वही ब्राह्मण और बनिए 2 ही लोग हैं ज्यादातर। अब और वकील हैं तो वो यूँ डरते, भैया जाएगा तेरे चेहरों पर जैसे केस को खराब कर दें, वो यूँ डर के मारे नहीं। तो साजिश बड़ी खतरनाक है और जूता मारना ये इसका असर बहुत गहरा होगा। यानी दलित समुदाय से या कमजोर तबके से कोई भी आ जाए तो भाई साहब वो चीफ जैसे बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, उसकी औकात इनकी नजरों में जूती की तरह रहेगा। और ये अलग अलग टाइम पे अपना औकात दिखाते हैं। अभी नागपुर में फंक्शन था जब मोदी गया, नीचे द्रौपदी मुर्मू की फोटो लग रही, ऊपर नरेंद्र मोदी कटआउट लग रहा। तो भाई साहब ये अलग अलग तरीके से रामनाथ कोविंद को जब वो वहां पर थे, वो राष्ट्रपति होते किसी मंदिर में भाई साहब वहां घुसने दिए। तो अलग अलग तरीके से इनको एहसास करवाया जाता है, जलालत करवाई जाती है। तो ये ऐसे लोगों को लेते हैं। ठीक है, कहने को डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिलवाया, उन्होंने स्ट्रगल किया, SC ST के लोगों को रिजर्वेशन मिला, कुछ लोग पहुंचे, लेकिन उन्होंने उन लोगों को चुना जो यहाँ बैठ जाए, यहाँ खड़ा हो जाए, इस तरह का लोग जो इनकी इशारों पर चले। जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, SC ST OBC के लोगों के लिए मैंने बहुत सारे काम भी किए। मैं जो इन लोगों में एक चीज देखता हूँ बहुत बड़ी कमी, मैं काफी अफसर देखा उनके साथ स्ट्रगल इनजस्टिस बहुत होता है। अभी मैं देख रहा था नागौर में एक सेशन जज है, वो जाट जाति से संबंध रखता है, नरेंद्र सूरा उसका नाम है। वो बंदा जाता है जेल में नॉर्मली जज जेल में जाता है, सेशन जज दिन में जाएगा तो 9 से 5 की ड्यूटी होती है, सुप्रीम अपना चला गया 5:15 करीब, ये 5:30 करीब जाता है। जाता है, बोला सुप्रीम को, बोला साहब तो चलेगी छुट्टी हो। तो उसको वहाँ जो भी वो गार्ड था या DSP जिसको बुलाया हुआ, कहता है उसको घुसने मत देना जेल में कल। तो भाई साहब वो कल अगले दिन आता है जेल सुप्रीम, उसको पता ही नहीं, और वहाँ मना करते हैं। तो उसको बड़ा ही लगा, मैं जेल का सुप्रीम और मेरे को मेरी जेल में नहीं घुसने दे रहे, मेरे से जूनियर लोग। तो सोचो ये जो खतरनाक साजिश है, मतलब जो लोग ताकतवर हो गए, जिनके पास पैसा ताकत आ गई, जो जातियां राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से संपन्न होगी, वो इस हद तक गुंडागर्दी पे उतर आ रही है। ये सारा खेल मानसिकता है। आप यूपी में देख रहे हैं, महाराज जो मुख्यमंत्री बना, इस पे 180 केस थे और जिसमें से 80 तो कहते हैं खतरनाक हीनियस क्राइम थे, मर्डर डकैती के, बनते सारे वापस करवा लिए। अब जो बंदा आपराधिक मानसिकता होगा उससे क्या उम्मीद करते हो, बढ़िया काम करेगा। नाम महाराज का, चोला धर्म का, और भाई साहब लोगों के स्कूल बंद करवा दिए, ठेके खुलवा रहे हैं। किस तरह से यूपी में लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, वीकर सेक्शन के लोगों के साथ कैसे पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कोई पेड़ को उल्टा लटका के मार रहा है, कोई उनको जान से मार रहा है। मतलब देख के क्या हाल हो रहा है यूपी के अंदर। उन पे कोई कार्रवाई नहीं, और जो इसकी जाति के लोग खुद सरेआम गुंडागर्दी कर, उन पे कोई कार्रवाई, उनकी ना तो शिकायत दर्ज हुई ना कुछ हो रहा है। अब शिकायत ही दर्ज नहीं होगी तो कार्रवाई कहाँ से होगी। तो ये इतने खतरनाक अपराध मैंने देखे यूपी में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, उसके बाद MP में, राजस्थान में, हरियाणा में भी कुछ जातिगत भेदभाव के मामले होते हैं। लेकिन इतना जो खतरनाक खेल है, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ही बड़ी है, 22-25 करोड़ के आसपास है, तो वहां मामले ज्यादा होने। तो ये सारा खेल दिखाता है कि भी इस समाज में जो जातियां ताकतवर हो गई, जिनके पास पैसा था, जिनके पास जमीनें थी, जिनके पास राजनीतिक ताकत हाथ में आ गई, उनकी मानसिकता दूसरों को कुचलने की रही है। कोई षड्यंत्र रच के कुचल रहा है, कोई जैसे जाट होते हैं, ठाकुर होते हैं, ये सीधा ठोका पीटी कर देते हैं, इनकी ये मानसिकता है। बढ़िया आदमी पैसे के लिए सोचता है, वो ट्रिकबाजी से चलता है। ब्राह्मण आदमी वो अलग तरीके से धर्म के नाम पे चोला उड़ाएगा, वो अपना जुगाड़ वहां से बनाएगा। तो इन्होंने अलग अलग, बाकी जो बचा है वीकर सेक्शन OBC वाला, उनमें 1-2 जातियों छोड़ दे जो थोड़ी संपन्न होगी, जैसे यादव कम्युनिटी नौकरियों में चलेगी, इनके पास जमीनें थी तो थोड़े संपन्न हुए, गुजरों के पास थोड़ी जमीन थी, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, यादव कम्युनिटी के बहुत सारे लोग नौकरी में चले गए, उससे इनकी जाति थोड़ी सी संपन्नता की तरफ चलेगी। बची और जाति OBC की जो मेहनत मजदूरी करने वाली थी, उनके हालात बड़े खराब है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी बहुत संपन्न थी, आज के दिन वो भी चलेगी, काम धंधे पे ध्यान नहीं दिया, वक्त के हिसाब से बदले नहीं, उनके बच्चों को नौकरी नहीं लग रही। बड़े बड़े लोग लग रहे हैं, कहने को 27% रिजर्वेशन, वो भी C और D में है, उसी में खुश होते हैं। गलती से कलर लग गया, भाई साहब मैं तो पता नहीं क्या आई इस बंदे। अब PN या कलर लेवल का बंदा किसकी मदद करेगा। नौकरियां जो करते हैं वो डर डर के नौकरियां कर रहे हैं। यानी ऑफिसों में जहां भी जाते हैं, ऑफिस में, समाज में, हर जगह अन्याय हो रहा है। और OBC वाले को तो इतना बुरा हाल है कि भाई साहब उनके साथ गलत हो जाए तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो, तो OBC वाला, और OBC वाला बंदा ही उसके सबसे ज्यादा नुकसान करेगा, उसके मजे लेगा। अगर उसको कोई जानकारी मिल जाता है थाने तहसील में या कोर्ट में, वो उसकी मदद नहीं करता, वो उसका उल्टा काम जरूर करेगा। कुछ अपराध हो सकते हैं, मैंने देखा ऐसे लोगों को, वो इनके लोग इनके साथ ही, क्योंकि इनको सदियों से ऐसा डाल दिया कि तुमने मिलकर नहीं रहना, बांट के रखा ना। तो मानसिकता है कि हमने इकट्ठे नहीं रहना।
जो भी जातियां आगे बढ़ी है, ताकतवर बनी है, उनके अंदर एक ही गुण मैंने कॉमन देखा है, चाहे जाट उठा लो, ठाकुर उठा लो, ब्राह्मण उठा लो, बनिया उठा लो, इनको सिर्फ ये पता चलना है मेरी जाति का, उसके लिए तन मन धन से साथ देना है। जो जातियां इस बात को समझ गई वो ताकतवर होती चलेगी, और जिन्होंने इसको नहीं समझा वो कमजोर होती चलेगी। आप SC ST तबके को उठा लिए, उनके पास ज्यादा आर्थिक संपन्नता नहीं थी, क्योंकि जमीनें वगैरह तो थी नहीं, थोड़े बहुत जो नौकरी में पहुंच गए थोड़ी संपन्नता आई, बाकी तो छोटे बड़े काम थे, खाने पीने काम से दूर कर दिया, तो उनके रोजगार थे लेकिन उसमें इनकम कम थे। अब सफाई वाला बेचारा, उसको 5,000 से ऊपर तनख्वाह मिलती नहीं, तो उनकी संपन्नता इतनी नहीं थी, लेकिन वो अन्याय और अत्याचार इतना देखा कि वो एक हो गए तो उनकी थोड़ी सी ये कि दबाव बनाने लायक बन गए, विरोध तो करे ना कम से कम कि संविधान के नाम पर भी हमारे साथ होगा, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे होगा। अब रिजर्वेशन को डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए काम किए, बहुत सारे जो आज के दिन महिलाएं जो एंजॉय करें, शिक्षा का काम हो गया, शिक्षा में ज्योतिबा फूले उन्होंने काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने वोटिंग राइट दिलाया, रिजर्वेशन नौकरी में OBC का भी डॉक्टर अम्बेडकर की दिलाई, लेकिन जो OBC वाला जो बंदा है वो डॉक्टर अम्बेडकर को अपना गुरु नहीं मानता। तो ये जो साजिश वाली जातियां हैं, इनका जो प्लान था कि SC ST तो चलो दूर हो गया भाई, छुआछूत की वजह से दूर हो गए, धर्म से, मंदिरों से, मस्जिद से, अब उसका तो दूर हट गया, अब बचा OBC वाला। OBC वाले के लिए 54% पॉपुलेशन, इनको बांट के रखा, इनकी वजह से इनके वोट लेके वो सत्ता पे राज करते रहे। अगर जिस दिन OBC वाले और SC ST वाले समझ के रेप हो गए तो राज यही करें, इन लोगों का राज नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सदियों से चलता रहा, और षड्यंत्र की हद ही होगी कि लोग मारा पीटी तक उतारे हैं, मतलब इस लेवल पे पहुंच गए, चीफ जस्टिस लेवल के बंदे पर जूता फेंक देता है और कुछ बिगड़ता नहीं उन लोगों को। और उसके समर्थन में कितने लोग सोशल मीडिया पे कितने कर रहे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो जाति धर्म की बात करता है। भैया तुम षड्यंत्र सुबह से शाम तक रचते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ तो ये कि तुम्हारे लोग पहुंचे, मीडिया में भी तुम्हारी बात तुम्हारे हिसाब से घुमाई जाती है, तुम्हारे हिसाब से मन चाहे कार्रवाई होती है, सत्ता में तुम्हारे लोग तुम्हारा हर मतलब किसी भी हद तक जाकर समर्थन करते हैं। इनके पास बैक नहीं, बैक है तो उनके हाथ में कुछ है नहीं तो वो कुछ नहीं करते, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो मतलब क्या समाज ऐसे ही चलता रहेगा? तो सोचिए जाति की जड़ें हमारे समाज में कितनी गहरी है, और इनकी जातिवाद की मानसिकता, लोग कहते हैं ना ब्राह्मण बनाओ। भाई साहब मैंने गूगल पे एक बंदे के पास बैठा था, वो कह रहा था भाई साहब आपको हिसाब से सबसे ज्यादा कट्टर जाति कौन सी है? जाट गुज्जर ठाकुर तीन ही होते हैं कट्टर। बोला नहीं, ब्राह्मण है, गूगल पे जाकर चेक करो तो ब्राह्मण सबसे कट्टर कौन है। दिखावा में आप देखना किसी से मिलोगे तो आपसे जाति जरूर पूछेगा, फिर आपको वो नहीं है तो इंसानियत की बात है, तो इंसानियत मानवता है, क्या जाति रहती पूछी क्यों तो नहीं जाती। तो जाति पूछने का पर्पज क्या था कि वो जाति के हिसाब से आपको देखेगा, हाँ भी इसके साथ में कैसे बिहेव करना है, इसको कितनी इज्जत देनी है। कई बार एहसास करवाने के लिए मेरे एक दोस्त था, पंडित था भाई साहब, ऐसे में घटना, तो एक उनके हल्के का बंदा था, वो SC रिजर्व कैटेगरी थी, वो वहां से MLA बन गया, तो मंत्री बन गया, तो वो अपना भी धन्यवाद करने आया। तो वो बंदा जो पंडित था वो मेरे को बता रहा कि बोला भाई साहब मैंने उसको घर पे कह दिया, उसका खाली चाय थी, उसको भुजिया बिस्कुट मत दियो। सोचो कोई घर में कोई मेहमान आया तो भुजिया बिस्कुट अपन दे देते हैं, 20 का जब बजट हो थोड़ा एक दो मिठाई रख देगा, लेकिन भुजिया बिस्कुट तो आम बंदा देता है, और वो थोड़ा संपन्न बंदा था, चलता रहना, लेकिन उसको एहसास करवाने के लिए जानबूझ के सिर्फ खाली चाय दे दी। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता को हमें समझना पड़ेगा। हालांकि अपमान होता है तो समझता हर व्यक्ति, लेकिन वो क्या कुछ कर नहीं पाता। करना पाने की वजह क्या है कि मैंने जो अलग अलग ऑफिसर्स को देखा है, जो अलग अलग SC ST OBC बनिया ब्राह्मण देखा है, बनिया का फेवर कर रहा है, यादव का फेवर कर, क्योंकि यादव जाति राजनीति में संपन्न होगी, जाट और ठाकुर भी अपने का संपन्न करते हैं, ब्राह्मण का संपन्न कर, और ये ऐसे कर रहे हैं कि बंदे के साथ गलत होगा पुलिस स्टेशन में जाएगा, पुलिस स्टेशन के बाद कोर्ट में जाएगा। पुलिस में अलग अलग जाति के लोग, जैसे हरियाणा में जाट कम्युनिटी ज्यादा है, यूपी में ठाकुर है, अलग अलग जाति है, तो जो कमजोर तबके से आ रहा है SC ST OBC, उसको वहां से उसके खिलाफ केस झूठा दर्ज हो जाएगा, जो असली बंदा उसको बचाने के लिए पैसे लेके बचा देंगे, वीकर सेक्शन भर दिया, उसी को उठा के कोर्ट में जाते, उसकी जमानत नहीं होती, पैसे वाला उसकी जमानत हो जाती है, वो मर्डर भी करते सब कुछ नहीं करता। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके 100 मर्डर कर दिए, उनको आज तक सजा नहीं, 100 मर्डर। तो वो भैया किसी डरेगा मतलब, तो वो गुंडागर्दी क्या, उनके पास पैसा है, उनके लोग हैं बचाने वाले, तो खत्म, तो कुछ भी कर ले, हमारे कोई दिक्कत नहीं। बच्चा जो वीकर सेक्शन का कोर्ट में जाता जमानत है, उसको उठा के जेल में डाले। जेलों में 80% में SC ST OBC कम्युनिटी के, और उनके साथ गलत हो रहा है, जमानत नहीं होती है, बेल होगी, बेल बॉन्ड भरने वाला नहीं है भाई साहब, वो 6 महीने से साल भर से पड़ा है। तो जेलों में वही सामाजिक व्यवस्था, वही गुंडागर्दी, ताकतवर बंदा अपनी दोस्त दिखाता है, वो दिखाता है, वो उसके गरीब बंदा सेवा करता है, उसके पास कुछ है नहीं, तो जेल भी समाज का हिस्सा। तो ये जो समस्या है बड़ी गहरी है, और लोगों के साथ हो रहा अन्याय ये सबको पता है, भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि होता क्यों है। होने की वजह जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक कि SC ST के बंदे जो भी अफसर बने वो ज्यादातर डर के रहते हैं, हालांकि उनकी नीयत
जानबूझ के परेशान करने की बहुत कम होती है, लेकिन ज़्यादातर का मैंने देखा उनको थोड़ी ज़्यादा अगर इज्जत मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। मतलब वो ये नहीं पहचान पाता कि कोई बंदा अगर तुम्हारे भले के लिए काम कर रहा है, वो कई बार उसके खिलाफ ही काम कर देते हैं, और किसके कहने पे करेंगे, कोई तीसरा बंदा होगा उसके कहने पर, जो उनके भले के लिए काम कर रहा है, उनके लिए लड़ रहा है, उन्हीं को ही कमजोर करने का काम करते हैं। हालांकि मैंने अपवाद भी देखा, इनकी नीयत जानबूझ के शरारत करने की नहीं होती, क्योंकि वो जमीन से उठा, उसने छुआछूत भेदभाव अन्याय अत्याचार देखा है, चाहे वो कहीं से उठा हो। लेकिन मैंने जो ओवरऑल देखा है जुडिशरी में, इस तरह के काफी ऑफिसर हैं और भी हैं, वो इस तरह से रहते हैं, कुछ की रहती है नीयत, भाई चलो मदद करता हूँ, अपवाद हमेशा होते हैं, सारे लोग खराब नहीं थे, बट मोस्टली को मैंने देखा वो डर के काम करते हैं। मैंने खुद देखा, मेरे केस में एक जज थी, वो एससी जज थी, और वो बंदी थोड़ी सी ना, एक मतलब होता है ना फुकरा जिसे बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, हवाबाजी सी करना। अरे भैया तू कुछ लंदन से पढ़ी हो, लंदन से कहाँ पढ़ी होगी, वो उसका कहीं फादर वगैरह नौकरी में होगा, उसके साथ पढ़ी होगी ठीक स्कूल में, तो इसका मतलब ये था ना कि आप हो गए, भिवानी की थी वो, भैया भिवानी में गाँव की, तो वहाँ तो भिवानी तो जाट बेल्ट है, वहाँ तो SC ST के साथ अत्याचार तो हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता उनके परिवार में किसी साथ ना हो। मैं जाट आरक्षण के उसमें केस में मुझे रिपोर्ट जमा करवानी थी, 3 दिन का टाइम, मैं नहीं आ पाया, मैंने एग्जामिशन लगाया, मैंने सुन लिया कि ये सोशल इंटरेस्ट का मामला था और पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था, 1500 पोस्ट लिखा दी। तो उसके बाद उसमें केस में मैंने उसकी अपील डाली, मैंने 15 नहीं दे सकता, तो उसमें SC ST से था, उन्होंने कुछ नहीं करा। एक और है OBC, वो कहता भाई साहब काम तो बहुत अच्छा करो, लेकिन वो उस पर मतलब एक्शन नहीं लिया कि 1500 रुपये मेरे पे कॉस्ट क्यों लगाई। फिर एक और SC जज आती है, वो भी है, उसने भी वो केस डिसमिस कर दिया। मतलब इनको ये नहीं पता कि कोई एक आध बंदा होता है 5 करोड़ों में से उस लेवल का काम कर पाता है, और जो इनके भले के लिए था। SC ST के खिलाफ एट्रोसिटी हरियाणा में तो जाटों ने की है, ठाकुर कम थे यहाँ। तो सोचो, मैं जो ओवरऑल देखा, मैंने OBC वाले देखे, OBC वाले एक आध अपवाद को छोड़कर भाई साहब वो ही हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, मतलब एक आध आदमी लड़ता है, पहली बात तो कोई लड़ता ही नहीं है, और लड़े तो उसको ऐसे कर दे, तो शुक्र है ऊपर वाला करवाने वाला बड़ा होता है, तो ये कि उनके ना करते भी हो गया। तो मैं जब गया तो जो OBC में जो अलग अलग जाति के लोग जुड़े थे नेशनल लेवल पे, जब जाट आरक्षण वाले लड़ाई, तो उसमें जो चेयरमैन थे, जो जस्टिस थे, उन्होंने और भी थे, उन्होंने कहा था बोले बेटे आप नहीं, अब आपकी वजह से बहुत बड़ा काम होगा, किस्मत से ऐसे काम होते हैं, आपने किसी OBC और SC ST के बंदे को नहीं छेड़ना। उनकी बात याद रखते हुए कई जानबूझ के गलत भी करते हैं, मैं उनको इग्नोर कर देता था। ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता उनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन मैं इग्नोर करता नहीं करे, और लेकिन जब जरूर से ज्यादा गड़बड़ करेगा तो भाई साहब आपको कुछ तो करना पड़ेगा, भाई आपका नुकसान इतना बड़ा कर जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये OBC के लोग एक दूसरे के साथ नहीं चले, बटके रहे, और दूसरों की मानसिकता के हिसाब से चले। अपने लोगों के खिलाफ तो 1 मिनट चले जाएंगे, दूसरों के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि दूसरों के खिलाफ जाने की इनकी औकात नहीं है। और वो जो तीसरे लोग हैं जो षड्यंत्र रचने वाले, वो इन लोगों को यूज करके वो आपके ही हमारे बंदे कमजोर करते हैं। तो सबसे बड़ी जो इसमें खेल है कि हमारे खिलाफ अन्याय अत्याचार कब होगा, जब हम उसका विरोध करेंगे। वो कहते हैं ना, अन्याय अत्याचार करना पाप है तो सहना उससे बड़े पाप है। तो मेरी यही समझ में आया कि भैया आपके साथ गलत होता है, आपके पड़ोसी के साथ गलत हो रहा है, आपको नींद आ रही है तो अगला नंबर आपका आएगा। तो आपके साथ गलत हो रहा है, आपके पड़ोसी के साथ गलत हो रहा है, आपके जानकार रिश्तेदार के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, आप किसी भी हालत में कमजोर ताकतवर कुछ भी हो, लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखें, और थोड़ा टैक्टफुल चले, टैक्टफुल चलना बहुत जरूरी है, और दूसरों की बातों में ना आए। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि आज जो गवई साहब पे जो जूता फेंका गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी मानसिकता है, और इनकी मानसिकता से बचने का ही तरीका कि आप इनकी ताकत बढ़ाना बंद कर दो। अभी बहुत सारे हर जातियों की OBC SC ST में हर जगह धर्मशालाएं हैं, आप वहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के वहां जनरल स्टोर की दुकान खोल दो। आपने सामान खरीदना, आप लाला जी की दुकान से ना खरीद के उस दुकान से सामान खरीदो ना, आपके लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जो पैसा आपका बाहर जा रहा है वो वहां जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में, नो लॉस नो प्रॉफिट पे भी करें तो एक बंदे का 8-10 हजार का राशन आ रहा है, वो 10,000 में से भाई साहब अगर उसके 500 भी बच गए तो 500 महीने की उसकी सेविंग होगी, और इधर से अपने बंदे को रोजगार मिल गया। तीसरा दुश्मन की आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। तो OBC सेगमेंट ने सब ज्यादा इनको पाला, षड्यंत्र वाले धर्म के नाम पे सब ज्यादा यही बेवकूफ बने। मतलब वैसे मरते रहेंगे, इनके घर में पड़ोसी में किसी को तकलीफ हो, बच्चे की फीस बने जब इनके पैसा नहीं होता, और दिखावे के लिए चंदा देना जब इनके पास 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए देने के लिए आते, सिर्फ ये दिखावे के लिए चाहिए, झूठी शान के लिए मर रहे हैं, और तीसरे लोग इनको यूज कर रहे हैं, और सिर्फ काम निकाला उसके बाद काम कुछ नेता है ना, कभी मेन चीज मेरे हाथ में, तू तो सिर्फ पिछला गुड़ है। तो ये जो इनके अंदर है ना, झूठी शान के चक्कर में जागरण में 1 लाख रुपए खर्च कर देंगे, उसकी बजाय भाई साहब आप किसी गरीब बंदे की मदद करो, कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसकी मदद करो, उसमें पैसा लगाओ। तो ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि हम जो शोषेबाजी में धर्म के नाम पर अलग अलग उसमें पैसा लगा रहे हैं, जो थोड़ा पैसा आया, इनकी मानसिकता कि मैं तो खुद जी लूं, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने बढ़िया कपड़े पहन लिए, थोड़ा मकान बना लिया, बहुत बड़ा। नहीं नहीं नहीं, अपने लिए नहीं, अपने अलावा अपने आसपास, अपने समाज बिरादरी के आसपास रिश्तेदारों को देखो, उसमें कोई कमजोर बच्चा, उसकी पढ़ाई में मदद करो, उसको उस लेवल तक लाने में मदद करो कि वो भी पैर पे खड़ा हो जाए, वो भी कमाने लायक बन जाए।
वो पैर पे खड़ा हो जाए, वो अपनी अगली पीढ़ी को मदद करेगा। तो जो पहले जो हमारे लोग इकट्ठे होते थे, स्कूल धर्मशालाएं बनती थी, उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। आज ओबीसी में ये हालत हो गई है कि वो एक दूसरे की मदद करने की बजाय सिर्फ अपने व्यक्तिगत उस तक सीमित है। नौकरी पाली भैया, नौकरी तो पाली तेने, ठीक है तेरे काम चले, लेकिन आज तेरे साथ ऑफिसों में तेरे साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है, तेरे को लोग दबा क्यों, तेरे को परेशान क्यों हो रहे, तुम्हारे जानकार लोगों पर तुम्हारे पे केस क्यों हो रहे, झूठे क्यों करवाए जाते हैं, इसलिए हिम्मत बढ़ रही है कि उन्हें पता है इनके औकात इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हमें एक होना पड़ेगा, एक दूसरे को कमजोर करना बंद करना पड़ेगा, एक दूसरे के खिलाफ हम जो एक दूसरा नुकसान करने के लिए अपने तन मन धन को खर्च करते हैं उसको रोकना पड़ेगा। जब हम ये करना बंद कर देंगे तो देर सवेर आपका कुछ लोगों की कुर्बानी हमेशा जाती है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई आसान कभी नहीं रही। तो जब धीरे धीरे आप इस चीज को समझेंगे, इस पे काम करेंगे, अपने लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए काम करेंगे, हर बंदा इस बात को सोचेगा, चाहे मैं किसी भी लेवल पे हूँ, छोटी बड़ी जो भी कोशिश कर सकता हूँ, जब जाके ये बदलाव आएगा, इतनी आसानी से कुछ होने वाला नहीं। तो मेरा कहना ये है कि भैया जो भी लोग नौकरियों में है, किसी भी तरीके से, जिस तरह जाट ठाकुर अपने बंदे की मदद करता है, ब्राह्मण बनी अपने बंदे की मदद करता है, पंजाबी कम्युनिटी तो बहुत दूर की सोचती है, आप उनसे कुछ सीखो, अपने लोगों की मदद करो। जब वो अपने लोगों की मदद करें, आप अपने लोगों के खिलाफ क्यों जाते हैं? इतनी सी बात समझ जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और हर बंदा ईमानदारी से कोशिश करे, कैसे भी करे। पंजाबी कौम से सीखो कि अपना काम दूसरों से कैसे निकलवाया जाता है। उनके पास कुछ भी नहीं था, आया था जब, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की हर शहर में, हर गांव में संपन्न लोगों में गिने जाते हैं। मेहनती कौम थी, कुछ भी कर लिया, कुछ भी नहीं था, लेकिन दूसरे से अपना काम निकलवाने की कला सीखनी तो उनसे सीख लो। तो साथियों, मैं समझता हूँ मैंने इस मुद्दे पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जागरूक करने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत जरूरी है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लड़ोगे तो भैया आपको तो वैसे ही मार दिया जाएगा। मरना सबको, लेकिन कम से कम ये तो ना हो कि आप सीधे मर गए। भैया कोशिश करते मर गए, कोई दिक्कत नहीं, मरे तो कोशिश करते रहे। तो साथियों, आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।